हेलो बच्चों, विधान ऑनलाइन क्लासेज में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अमन खंडेलवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान अम्ल, क्षार व लवण का दूसरा वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में। इनके गुणों के बारे में चर्चा करने के पहले एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन जो अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अम्ल व क्षार क्या होता है? सिंपल है, हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी थी अम्ल व क्षार की। एक तो आर्रेनियस ने दी थी, एक ब्रॉन्स्टन लोरी ने और एक लुईस ने। इन तीनों ने अलग अलग प्रकार से अम्ल व क्षार को परिभाषित किया था, वो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। क्या है अम्ल? अम्ल वह है जो H+ आयन देता है। क्या है अम्ल? जो H+ आयन देता है। और क्षार क्या है? जो OH- आयन देता है आर्रेनियस के अनुसार। ब्रॉन्स्टन लोरी ने क्या बोला था? ब्रॉन्स्टन लोरी ने बोला अम्ल वह है जो प्रोटॉन देता है और क्षार वह है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल तो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन मतलब प्लस, अम्ल प्लस को देता है और क्षार प्लस या धनावेश को ग्रहण करता है। ठीक है। लुईस ने क्या बोला था? लुईस ने बोला था अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है ना? दोबारा देख लेते हैं हम क्या था। अम्ल और क्षार क्या था? अम्ल H+ देता है और क्षार OH- देता है। ठीक है ना? ये किसने बोला? ये बोला आर्रेनियस ने। ब्रॉन्स्टन लोरी ने क्या बोला? अम्ल प्रोटॉन देता है और क्षार, अगर अम्ल देता है तो क्षार प्रोटॉन ग्राही है, ग्रहण करता है। ठीक है ना? अम्ल क्या है? अब लुईस ने बोला इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन देखो माइनस आवेश होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है ना सर? ये कैसे याद होगी? ये आपको याद होगी बस ऊपर वाले से। आपको याद रखना है अम्ल H+ देता है और क्षार OH- देता है। H+ मतलब प्लस, प्लस मतलब प्रोटॉन, तो आपको याद हो जाएगा इससे। प्लस देता है मतलब प्रोटॉन देता है। अब अगर अम्ल देता है तो क्षार लेता है। ठीक है ना? OH- मतलब माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन तो प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है OH- मतलब माइनस देता है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो तो क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वह अम्ल। ठीक है ना? इन दोनों से ही आपको ये बाकी के दोनों की परिभाषाएं याद हो जाएंगी। ये पढ़ा था हमने अम्ल और क्षार के बारे में। हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि क्या थी? अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने देखा था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। बहुत सिंपल है, आपको अब याद हो जाएगी। आपने बचपन में काफी पढ़ी है, छोटी क्लास में, मतलब बचपन मतलब 8वीं 9वीं में। अम्ल व क्षार परस्पर मिलकर लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। यह वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो अब हमने ये थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अब हम आते हैं अम्ल व क्षार के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म, मतलब ये रासायनिक रूप से किस किस से अभिक्रिया करता है, उनमें से मेन इंपॉर्टेंट अपन पढ़ेंगे। ठीक है। रासायनिक गुण में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लिटमस पत्र टेस्ट की। क्या है? लिटमस पेपर होता है, कलरफुल पेपर होता है जो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है ना? अब क्या है लिटमस पत्र टेस्ट में क्या करेंगे, क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे, मैंने तुम्हें पहले वाले वीडियो में ही बताया है, अनिल और शालिनी। ठीक है ना? आपको ये दो ट्रिक याद रखनी है। आपको अम्ल व क्षार का लिटमस पत्र टेस्ट याद हो जाएगा। क्या है? अम्ल तो क्या करता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको, उसमें अम्ल की बूंदे डालेंगे तो वो क्या कर देगा उसको? लाल। ठीक है ना? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को
लाल, ठीक है ना। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, अनिल और शालिनी से, अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार ठीक है ली है, लेकिन हमें तो याद रखने के लिए, ये कोई कहीं की चोरी थोड़ी है केमिस्ट्री में, ये तो केवल ट्रिक है याद रखने की, ये तो केवल ट्रिक है, ठीक है ना। कि अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे बात समझ में, ये पहला वाला गुण हो गया अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण, जिसमें हमने पढ़ा लिटमस पत्र टेस्ट, ठीक है। अगला टॉपिक है धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। बच्चों को क्या है, बच्चों को बेसिक चीजें याद नहीं होती। अब अम्ल व क्षार आप जानते हैं क्या है। अम्ल, अम्ल है हमारे, यहाँ लिख देता हूं मैं, अम्ल क्या है हमारे, अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3, ये तो प्रबल अम्ल बड़े थे। H2S ये दुर्बल अम्ल है, और CH3COOH ये तो क्या है, कुछ अम्ल, ठीक है ना। क्षार क्या है, क्षार है हमारे, हमने पढ़े NaOH, KOH, ठीक है ना, NaOH, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, ये कुछ हमारे क्षार है, जिसमें ये प्रबल क्षार है और ये दुर्बल क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब अम्ल व क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको पता होना चाहिए धातुएं क्या होती हैं। देखो, आपकी आवर्त सारणी होती है, आपकी किताब में है आवर्त सारणी, ठीक है ना। आवर्त सारणी में जो एक बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे हम लोग, या आवर्त सारणी का जब आप वीडियो देखोगे, जब हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी को, तो उसमें आपको दिखाई देगी, किताब में देखना, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। उस रेखा के इधर वाले जितने भी तत्व होते हैं वो सब धातुएं होती है, और उधर वाले जितने भी तत्व होते हैं वह अधातुएं होती है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में आपको दिख जाएगी, इस तरफ की धातुएं और उस तरफ की अधातुएं। तो हम धातुओं के साथ अभिक्रिया देखते हैं अम्ल की। अब धातुएं जैसे इस तरफ आवर्त सारणी में इस तरफ कौन कौन सी धातु है, कुछ धातुओं को मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, इस तरफ क्या है, लेना की रब से फरियाद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातु हैं। और बेटा मांगे कार स्कूटर, ये सब भी धातु हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और क्या है धातु है, जैसे मान लो, और कॉपर है, कॉपर भी धातु है। Fe है, Fe भी धातु है। ये हमने कुछ धातुएं लिख दी, जिंक, जिंक भी धातु है, ठीक है ना। तो अम्ल की इन धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हाथों हाथ अधातु भी लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अम्ल की धातुओं के साथ और अम्ल की अधातुओं के साथ अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस गुण में, ठीक है ना। अधातु जैसे, अब उस तरफ कौन कौन सी अधातुएं हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, अधातुएं हैं, ठीक है ना। आयोडीन है, ठीक है, ये सब अधातुएं हैं। ये कुछ अधातुएं हैं जो इस तरफ होती है, धातुएं आवर्त सारणी में इस तरफ होती है। इन दोनों से अम्ल व क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम किसके साथ चर्चा कर रहे हैं, धातुओं के साथ, फिर हम चर्चा करेंगे अधातुओं के साथ। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले हम धातुओं के साथ चर्चा करते हैं, ठीक है ना। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब मैं इसको लिख देता हूँ, लिटमस पत्र आपको समझ में आ गया, अम्ल और क्षार आपको दिख गए। अब अपन धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया में आप सबसे पहले अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया में देखेंगे, तो आप क्या याद रखेंगे, अभी से ही नोट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देता है,
मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या याद रखोगे? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सिंपल, ठीक है ना? 8वीं क्लास में पढ़ी थी आपने, आपको बस अब याद रखनी है। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया में क्या होगा? क्या याद रखोगे आप याद रखोगे अम्ल, ठीक है ना? रामबाण सेंटेंस है, वाक्य है, याद करना है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है? अब ऐसे कैसे, हम ऐसे कैसे याद नहीं करेंगे, हम तो याद करेंगे उदाहरण सहित। हम कैसे याद करेंगे? उदाहरण सहित। क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या करेंगे, हम एक परख नली लेंगे, ठीक है ना? परख नली के अंदर है H2SO4, ठीक है ना? H2SO4 अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र का मतलब गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना? H2SO4 विद्यमान है। यहां पे हमने डाल दिए, क्या डाल दिए इसके अंदर? हमने जिंक के टुकड़े, ये छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक के टुकड़े, जिंक क्या है बताओ? जिंक क्या है? धातु। H2SO4 क्या है? अम्ल। हमने क्या किया, वास्तव में अम्ल के अंदर धातु डाल दी। अब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो कैसे करेगा? कैसे पता लगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? आप जैसे ही इसके अंदर जिंक डालोगे, यहाँ देखो ये परख नली है, यहाँ से एक गैस निकलेगी, इस परख नली के अंदर जाएगी वो गैस। यहाँ जाते जाते ये है आपका जल, H2O। क्या है ये? जल है। पानी के अंदर गई गैस। अब पानी के अंदर कोई भी गैस जाती है, आप जैसे मान लो कोई भी एक स्टोल है ना, और पानी के अंदर फूंक मारना तो बुलबुले निकलते हैं। यहाँ से भी क्या होगा? गैस, जो भी यहाँ पे गैस आएगी वह बुलबुले निकलेंगे। यहाँ पे ये साबुन का पानी लेते हैं हम, ठीक है? साबुन का पानी लेंगे तो उससे क्या होगा? जो साबुन के जो झाग है उसके साथ बुलबुले निकलेंगे, ठीक है? झाग ऊपर जाएगा और उसके साथ जो बुलबुले निकलेंगे, यहाँ हम मोमबत्ती जलाएंगे तो यहाँ आवाज आएगी, फट 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 फट, इस तरह आवाज आएगी, फट 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 फट, इस तरह आवाज आएगी, ठीक है ना? वो आवाज किसकी है? वो आवाज है हाइड्रोजन गैस की। फटफट की आवाज आने का मतलब हाइड्रोजन गैस जल रही है। फटफट की आवाज आएगी, इसका अर्थ होगा H2 गैस जल रही है। इसका अर्थ हुआ कि जब अम्ल की अभिक्रिया हमने धातु के साथ कराई तो जो गैस निकली वो कौन सी गैस निकली? H2 गैस, ठीक है? ये हमने प्रयोग द्वारा बताया। अब हम इसको वैसे भी देख लेंगे कैसे पता लगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ हमने जिंक के टुकड़े डाले, ये यहाँ बिल्कुल बंद है, ये देखो, ये हमने यहाँ से पैक कर रखा है इसको, केवल ये नली निकल रही है यहाँ से, ठीक है ना? नली डाल रखी है और यहाँ से पैक निकल रहा, तो गैस निकलने की कोई जगह नहीं है। गैस कहाँ से निकलेगी? जैसे ही अभिक्रिया हुई जिंक में, H2SO4 में जिंक डाला, इन्होंने अभिक्रिया की, गैस निकली। कौन सी गैस निकली? ऑब्वियसली बात है H2 गैस। H2 गैस निकली, यहाँ गई, साबुन का पानी है, साबुन के पानी में जैसे ही गैस गई बुलबुले निकले, तो जो झाग है उस झाग के साथ क्या निकला? बुलबुले। वो बुलबुलों जो हमने देखा वो बुलबुले हैं, वहां हमने मोमबत्ती रख दी, तो मोमबत्ती रखते ही फट 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 आवाज आई। तो ये फटफट की आवाज किसकी आती है? हाइड्रोजन गैस जलने की। तो हम समझ जाएंगे कि भैया हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। सिंपल। ये मैं तो अम्ल व धातु की अभिक्रिया देख रहे थे हम, क्या बोले थे? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है? तो अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। अपन ने देखा था अभी यहाँ उदाहरण, हम उसी को दोबारा देख लेते हैं। उसी उदाहरण को हम अब अभिक्रिया में लिख लेते हैं। क्या है? अम्ल हमारा था वहां पे H2SO4, धातु क्या थी हमारी? दानेदार जिंक। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। देखो ये तीर का मतलब क्या है? उड़ रही है, तीर का मतलब बाहर निकल रही है, मुक्त हो रही है।
जो भी आपका बर्तन है जिसमें भी आपकी ये अभिक्रिया हुई उसके बाद वहां से बाहर निकल गई, उड़ गई, ठीक है ना। क्या बना साथ में, यहाँ बनेगा H2SO4 तो बाहर निकल गया, तो Zn और SO4 जुड़ के क्या बना देंगे, ZnSO4 प्लस H2। आई बात समझ में, ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। कुछ और देखो आप तो और देखो, जैसे मान लो कोई दूसरा हम देखते हैं अपन HCl, कोई दूसरा धातु छाट लो, कॉपर छाट लो, तो कॉपर की जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी, ये अम्ल, ये आपकी धातु, ठीक है ना। देखो धातु लिख रखी है मैंने, कॉपर धातु ले लो, कोई सा भी अम्ल ले लो, कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या वह करेगा, CuCl2 बना लेगा, प्लस H2 गैस तो मुक्त होनी ही होनी है। ये तो स्टार पॉइंट डाल ही लो कि सभी अम्ल, ठीक है ना, याद रखना, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको याद ही रखना है, सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आई बात समझ में, ये उदाहरण देख लिया अपन ने, और उदाहरण देख लो, और उदाहरण देख लेते हैं हम ले लेते हैं इस बार CH3COO ले लो, चलो ये वाला अम्ल ले लो, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया करा दो सोडियम के साथ, ये आपका अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ना, ये आपकी धातु है सोडियम, ठीक है ना। ये सोडियम धातु कैसे है, आवर्त सारणी देखना आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। आवर्त सारणी में इस तरफ जो भी आता है वो सब मतलब जो आपके बाईं तरफ आती है वो सब धातु है, दाईं तरफ आने वाली आप जब अपने सामने रखोगे तो आपके बाईं तरफ धातु है और दाईं तरफ अधातु है, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा ये CH3COONA, साथ में H2 गैस तो मुक्त होनी है, बिना कुछ सोचे समझे मुक्त कर दो। अब ये देखो, कुछ मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि ये अभिक्रिया किस तरह होती है। ये ZnSO4 कैसे बना, इसके लिए आपको याद रखना है, चाहो तो अपनी कॉपी में लिखो। Zn कौन सा आयन बनाता है, Zn2 प्लस H, ये H प्लस होता है, 2 H प्लस है, तो SO4 का भी याद रखना। आप SO4 भी काफी काम आता है, आपको याद रखना है, SO4 हमेशा होता है 2 माइनस, ठीक है ना। अब यौगिक बनाते समय हमेशा याद रखना है कि यौगिक में, किसी भी यौगिक में, यौगिक मतलब जैसे कि H2SO4 यौगिक है, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। कैसे, यहाँ पे देखो H प्लस है, एक H प्लस पे कितना आवेश है, एक ही आवेश है, +1। SO4 पे -2, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमने कितने हाइड्रोजन जोड़े SO4 के साथ, 2, क्योंकि SO4 पे -2 आवेश और H पे +1 आवेश है, तो 2 लेने पड़ेंगे H प्लस, तब जाके दोनों के आवेश बराबर होंगे, ठीक है। अब Zn और SO4 को मिलाना है, -2 +2, दोनों पे बराबर आवेश है, दोनों एक एक ले लिए, Zn भी एक ले लिया, SO4 भी एक ले लिया। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ CuCl नहीं बना, CuCl2 बना। क्यों आया CuCl2, क्यों आया भाई CuCl2, इसलिए आया क्योंकि H प्लस Cl माइनस Cu बनाता है आपका 2 प्लस, कॉपर +1 भी बनाता है वैसे, +2 भी बनाता है, तो Cu2 प्लस और Cl माइनस। अब देखो -1 आवेश +2 आवेश, तो दोनों आवेश बराबर होने के लिए ऋणात्मक में -1 ही है और ये +2 है। आप खुद बताओ क्या करने पड़ेंगे, Cl2 लेने पड़ेंगे, CuCl2। आई बात समझ में, या फिर सिंपल याद रखना है आपको। चलो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जैसे Cu2 प्लस और Cl माइनस, इस पे 2 आवेश है ना, इस पे 1 आवेश, आप तो चाहे माइनस, चलो +2 -1, तो ये 1 इधर गुणा करो, 2 को इधर गुणा करो, ठीक है ना। 1 को इधर गुणा, 2 को इधर गुणा, 1 इधर गुणा होगा Cu 1 ही है, 2 इधर होगा तो Cl 2 है, तो CuCl2। सिंपल, क्रॉस गुणा कर लो अपने आप, जो भी इसका आवेश है वो इसके लगा दो, इसके आवेश इस पे लगा दो नंबर, सिंपल। अगर दोनों जैसे या +2 +2 है तो दोनों बराबर बराबर है ना, तो ऐसा नहीं है कि 2 2 लगा दो, दोनों पे 1 1 ही लगेगा, ठीक है ना। बराबर बराबर हो तो 1 1 ही जुड़ेंगे। आई बात समझ में, ये हो गई अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे क्षार की, धातुओं के साथ अभिक्रिया।
तो हमने पढ़ा था अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है ना, इसका मतलब अम्ल व क्षार दोनों धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ एक झोल है, यहाँ एक स्टार पॉइंट है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। क्या कि केवल कुछ धातुएं प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके ही क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी जो धातुएं हैं वह क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, सभी धातुएं नहीं करती, केवल कुछ धातुएं प्रबल क्षार के साथ। प्रबल क्षार आप जानते हो NaOH, KOH। कुछ धातुएं जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया। जिंक, एल्यूमिनियम, टिन ये कुछ अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो प्रबल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी अम्ल तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सभी क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है ना, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी अम्ल, या यूं लिखो, सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है, H2 गैस। सभी धातुएं क्षार के साथ क्रिया नहीं करती, सभी नहीं करती, क्या है, केवल कुछ धातुएं ही करती है। ठीक है ना, तो सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और सभी धातुएं नहीं करती, केवल कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है ना, तो केवल कुछ धातुएं जिंक, एल्यूमिनियम और टिन क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब अभिक्रिया अपन देख लेते हैं कुछ एक आध। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी धातु है। जैसे मान लो ये तो ले लिया अपन ने धातु है, और ये ले लिया क्षार। तो धातु और क्षार हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, तो हाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे Na2ZnO2, ये बनाएंगे Na2SnO2। ठीक है, तो धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये चाहो तो आप याद रख लो। ठीक है ना, ये क्या है, क्षार है, ये धातु है, ये क्षार है, ये धातु है, क्या मुक्त किया, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, और ये बना आपका उत्पाद। ठीक है ना, Na2 यहाँ SnO2। ठीक है ना, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। आई बात समझ में। तो ये इस तरह आपकी, इसमें लेकिन वापस वही बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्या स्टार पॉइंट है, कि सभी धातुएं प्लस सभी अम्ल, H2 गैस, यहां पे कुछ धातुएं प्लस प्रबल क्षार, कुछ धातुएं प्लस प्रबल क्षार, H2 गैस। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है, दही को या कोई भी खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, अचार को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। अचार को आप याद हो तो पुराने जमाने में मिट्टी की बरनी में रखते थे, क्योंकि अचार बहुत लंबे समय तक चलता था। ठीक है ना, क्यों रखा जाता है, दही को मिट्टी के बर्तन में रखोगे तो क्यों ज्यादा सेफ है, वो इसलिए क्योंकि दही क्या है, अम्ल, दही आपका अम्ल है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है,
तो अम्ल को अगर धातु में रखोगे, धातु के बर्तन में रखोगे, तो अभिक्रिया करके वो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि दही अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हो जाएगी और दही खराब हो जाएगा। अचार की धातु के साथ अभिक्रिया हो जाएगी और अचार खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न आता है ये कि अचार को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, या दही को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? तो सिंपल सा है, क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये क्या है, अम्ल होते हैं और धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। सॉरी, खुद क्या हो सकते हैं, खराब। दही खुद खराब हो सकता है, खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अचार क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा अगर आप धातु के बर्तन में रखोगे। इसलिए या तो कांच के बर्तन में रखा जाता है अचार को, या तो कांच में रखेंगे। अभी जब भी आपके घर में देखना कांच में रखा हुआ होगा या फिर मिट्टी की बर्नी में रखा हुआ होता है अचार। आई बात समझ में? मार्केट में भी कभी नहीं मिलेगा आपको ये कोई भी धातु के बर्तन में अचार, हमेशा आपको या तो कांच में या फिर अक्रियाशील प्लास्टिक के पैकेट में मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्षार और अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम अम्ल व क्षार का अगला रासायनिक गुण देखते हैं, ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये देखो, ये सब बातें आपको एक बार में ही, जो आप ये मेरा वीडियो देखोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, खुद फिर वापस आपको दोबारा देखना है सर ने क्या क्या चीजें बताई हैं। ठीक है ना, अगर आपने ये दोबारा नहीं देखा, अपनी कॉपी पेन में नहीं किया खुद से, तो आप भूल जाओगे, और अगर आपने हाथों हाथ कर लिया तो आप जीवन भर याद रखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, जीवन भर मतलब आपके एग्जाम तक तो आप याद रखोगे उस चीज को। ठीक है ना, बाद में अगर आपने बार बार पढ़ते रहे आपको याद रहेगा। तो क्या है वो बात, धातु ऑक्साइड व अधातु ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया होती है अम्ल व क्षार की। सबसे पहले इसके लिए हम तुम्हें बताते हैं धातु ऑक्साइड। अब देखो नाम से पता लग रहा है, धातु ऑक्साइड में क्या होगा, धातु प्लस ऑक्साइड। तो जैसे मान लो धातु कौन सी है, Zn, इसका ऑक्साइड ZnO। ठीक है ना, CuO, Na2O, ये सब क्या है, धातु ऑक्साइड। MgO, ये सब धातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड भी हाथों हाथ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ ही बताऊंगा मैं। अधातु ऑक्साइड, अधातु वाले ऑक्साइड ये रही अधातु। अधातु के ऑक्साइड कौन से होंगे, ऑक्साइड, ऑक्सीजन खुद अधातु है, लेकिन फिर भी कुछ अधातु के ऑक्साइड, जैसे अपन मेन देखेंगे इसमें CO2। CO2 क्या है, अधातु ऑक्साइड है। वैसे तो NO2 भी अधातु ऑक्साइड है। ठीक है ना, ये सब क्या है, अधातु ऑक्साइड। जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन अधातु है और कार्बन का ऑक्साइड। SO2 भी क्या है, अधातु। सल्फर अधातु है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अपन ने अभिक्रिया पढ़ने के पहले अपन ने देखे कि क्या होती है अधातु ऑक्साइड और क्या होती है धातु ऑक्साइड। अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, क्या ध्यान से दिखाने वाला हूं मैं आपको कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ब्लॉक डायग्राम दोनों याद रख लेना। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देता है। हाथों हाथ दूसरी भी देख लो, क्षार अधातु, ध्यान देना, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देता है। अब मेरा तुमसे एक प्रश्न है, लवण व जल किसकी अभिक्रिया से होता है, किसकी अभिक्रिया से बनता है? तो आपका उत्तर होगा सर हमने पढ़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें आपने कहा था अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं। कौन कौन, अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ लवण व जल देता है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है अधातु ऑक्साइड आपका क्षार है, क्योंकि अम्ल तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके ही लवण व जल देता है। यहाँ क्षार किसी अधातु ऑक्साइड के साथ लवण व जल दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना
अधातु ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं? अम्ल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सभी धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड क्षार होते हैं और धातु ऑक्साइड अम्ल होते हैं। अब हम करेंगे इसके उदाहरण, ठीक है ना। धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड मैंने बता दिए, ये मैंने अभी क्रिया बता दी, इनको तो नहीं मिटाऊंगा, इनको मिटा के हम उदाहरण देखते हैं अब, ठीक है ना। यहाँ आपके सामने ये इसलिए लिख रखा है ताकि आपको पता रहे क्या अम्ल है क्या धातु है। धातु से आए हमने धातु के ऑक्साइड बनाए, अधातु से ही अधातु के ऑक्साइड बनाए, इसीलिए ये मिटाया नहीं है अभी तक, ठीक है ना। इसको आप देखते रहना, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखो, सबसे पहले देखते हैं अम्ल और धातु ऑक्साइड। कोई सा भी अम्ल छांटो, देखो मैंने इसीलिए नहीं मिटाया तुम, लेकिन अब तुम्हें खुद को बताना चाहिए, तुम मुझे कोई सा भी अम्ल बता दो। तुम बताओ, चलो H2SO4। कोई सा भी धातु ऑक्साइड तुमने बताया ZnO, ठीक है ना। तो क्या होगा? लवण व जल बनेगा। लवण कौन सा बना? ZnSO4 प्लस H2O। H2O के साथ अभिक्रिया करके H2O और ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4। ये आपका लवण, ये आपका जल, ये हमारा अम्ल, ये धातु है, ऑक्सीजन के साथ है इसीलिए धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड लवण व जल बना रही है इसीलिए क्षार है। धातु ऑक्साइड क्षार क्यों होती है अगर आ जाए? क्योंकि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देती है, इसीलिए धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और उदाहरण देखो इसी के, अम्ल और दूसरा ले लेते हैं हम HCl, धातु ऑक्साइड दूसरी ले लेते हैं MgO। क्या अभिक्रिया होगी? H2O बनेगा, यहाँ पे जल तो बनेगा ही बनेगा, लवण क्या होगा? Mg पे देखो 2 प्लस आयन, Cl पे माइनस, प्लस 2 माइनस 1, 2 इसके लगा दो 1 इसके लगा दो, तो Mg के तो 1 और Cl के 2 MgCl, ठीक है ना। क्रॉस गुणा देता है ना, ये हो गए आपके। इसी तरह आप कोई से भी उदाहरण ले सकते हो और आराम से आप किसी भी अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा सकते हो। आई बात समझ में? अब एक आध क्षार का देख लेते हैं हम उदाहरण। इसको पहले आप अम्ल के उदाहरण देख लो, मैं इनको मिटा के फिर क्षार के किसके साथ? अधातु ऑक्साइड के साथ बता देता हूँ आपको उदाहरण। चलो और एक आध अम्ल के देख लेते हैं। जैसे मान लो अपन देखते हैं Na2O की HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। HCl प्लस Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? ये हमारा नमक प्लस जल। क्या बना? नमक प्लस जल। ये धातु ऑक्साइड, ये अम्ल। अब देखो Cl माइनस होता है, Na पे +1 आवेश होता है, दोनों एक एक है इसलिए Na और Cl दोनों एक एक जुड़े। H2O संतुलित तुम कर देना बाद में, देखो ये संतुलित हो गई, ठीक है ना। ये लो संतुलित हो गई, अब आपकी बिल्कुल संतुलित है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षार और अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्षार लिया हमने NaOH, इसकी किसके साथ? CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे इनकी हम, ना। CO2 आपका क्या है? अधातु ऑक्साइड। NaOH की CO2 के साथ अभिक्रिया कराओ, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा Na2CO3 जो कि एक लवण है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, जल तो मिलेगा इसके साथ, ठीक है ना। चलो KOH के साथ करा के देख लेते हैं, किसकी? CO2 की। क्या होगी? K2CO3 प्लस H2O, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह अभिक्रिया हो जाएगी इनकी। और भी देखें क्या? और कौन सा देखें? CaOH का वोल्टेज देखें। हाँ ये बहुत अच्छी अभिक्रिया है, चलो ये अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताता हूं अभी। क्या होता है? चूना, ये है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, याद रखना ये चूना काफी इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया में, तुम्हारे ये चूना काफी लगता है केमिस्ट्री में। कैसे? जब हम चूने का पत्थर देखा आपने? चूने का पत्थर डलिया वलिया आती तो वो होता है, उसमें आग होती है, वो गर्म चूना होता है, उसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, और उसका सूत्र होता है आपका CaO, ठीक है ना। CaO, ये चूना पत्थर या फिर
इसे आप इस तरह याद रखो, बिना बुझा चूना। तो मार्केट से आप जो चूना लेके आते हो घर पे करने के लिए, तो आप लेके आते हो CaO। अब क्या करते हो, उसमें आप पानी डालते हो, पानी डालते एकदम से गर्मी निकलती है उसकी, उष्मा शोषेपी अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में उष्मा निकलती है उसमें से, ठीक है ना। आपने देखा होगा एकदम से बुलबुले निकलते एकदम गरम गरम हो जाता है वो, ठीक है ना। उस टाइम अगर हाथ डालो तो आपका हाथ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो आप मार्केट से CaO लेके आए, पानी में डालते ही CaOH का होल ट्वाइस आ गया और बुझा हुआ चूना हो गया। दोबारा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप आपके घर में जो देखते हो ना, उसी की बात बता रहा हूँ मैं। या फिर आप कहीं भी देखोगे आपके घर में अगर चूना नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो चूना आपने देखा ही है पुता हुआ। तो जब वो CaOH के होल ट्वाइस का घोल बन जाता है, उसको हम दीवार पे पोत देते हैं, सफेदी कर देते हैं। कर दिया हमने, अब दीवार पे हो गई सफेदी। आप जब पोतोगे उस टाइम आपकी दीवार चमकेगी नहीं, लेकिन आप जब उसको एक दिन बाद देखोगे तो आपकी दीवार चमक जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, ये वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल जो आपकी वायु है में उपस्थित जो CO2 है, उसके साथ अभिक्रिया करके CaCO3 बना लेती है। साथ में धीरे धीरे जल उड़ जाता है, H2O उड़ जाता है, ठीक है ना, प्लस H2O बनता है। तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही चमक आती है। कैल्शियम कार्बोनेट आपके संगमरमर का भी सूत्र है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, जो मार्बल होता है ना, मार्बल आपकी जो चूने की जो पुताई है, चूने की पुताई का सूत्र पुतने के बाद एक दिन बाद वह और मार्बल दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। सर मार्बल और चूना, कहाँ चूना सस्ता था, कहाँ मार्बल इतना महंगा। जो भी है, संगमरमर भी क्या है आपका CaCO3, और बुझा हुआ चूना भी क्या है, सॉरी, पुतने के बाद जो बुझा हुआ चूना है वो जब CO2 के साथ अभिक्रिया करके आपकी दीवार पे ठहरता है, आपकी दीवार पे जो पुतने के 2-3 दिन बाद या एक दिन बाद जो रहता है चूना, वो होता है CaCO3, ठीक है। संगमरमर का सूत्र है। आई बात समझ में? तो ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड। यहाँ पे CO2 बताओ कौन सी प्रकृति का होगा, सीधी सी बात है, CO2 यहाँ पे ये आपका क्या है, हाँ ये अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड, जो कि आपका अम्लीय प्रकृति का होगा। आ गई बात समझ में? ये हो गई धातु व अधातु ऑक्साइड के साथ अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अम्ल व क्षार के अगले रासायनिक गुण पर। अब हम पढ़ते हैं अगला गुण, अम्ल व क्षार की विद्युत चालकता। विद्युत चालकता कैसे है? अगर आप सिंपल अम्ल लोगे तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, सिंपल क्षार लोगे तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। लेकिन क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट अपन लिख ही लेते हैं, अम्ल व क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्या याद रखोगे? अम्ल व क्षार, सभी अम्ल और सभी क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। कारण क्या है? कारण है कीटाणु। यहाँ देखो कारण क्या किया था आपने, पता है आपको? जल लिया था, ठीक है ना। जल लिया हमने, ये मान लो जल लिया, ठीक है ना। सब H2O है इसके अंदर, ये H2O भरा पड़ा है। इसके अंदर आप डाल दो कोई सा भी अम्ल डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर HCl डाल दिया, इसके अंदर NaOH डाल दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही HCl जल के अंदर डालूंगा, आपको पता है आयनों में विभक्त हो जाएगा। अम्ल और क्षार जलीय विलयन, अम्ल और क्षार को जल में डालने पर वह आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनीकरण हो जाता है। ये देखो
NaOH को जैसे इसमें डालोगे तो ये Na प्लस OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, यहाँ पे आयनों में टूट गया। अब ये आयनों में विभक्त होने से क्या होता है, देखो जैसे ही ये आयनों में विभक्त होंगे तो ये जो विद्युत है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत धारा के लिए या विद्युत के लिए दो चीजें उत्तरदायी होती है, याद रखना, हमेशा याद रखना। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन। किसी भी पदार्थ या किसी भी विलयन में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है या मुक्त आयन है तो वह पदार्थ या विलयन विद्युत का सुचालक होगा। धातुओं के अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जितनी भी धातुएं होती है ना, लोहा है, कॉपर है, तांबा है, इन सबके अंदर तांबे के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसीलिए दोनों तरफ अगर आप विद्युत धारा विद्युत तार से जोड़ दोगे, बैटरी से जोड़ दोगे, तो उस चालक तार के अंदर, मतलब उस तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है ना। अधातुओं में ऐसा नहीं होता, धातुओं में ऐसा होता है लेकिन अधातुओं में, लकड़ी में ऐसा नहीं होता, लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो विद्युत धारा का प्रवाह या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे धातुओं में होते हैं, या मुक्त आयन जैसे ये रहे, ये मुक्त आयन है, ये Na प्लस OH माइनस क्या है, ये आयन है। तो जब भी आप इसमें करंट प्रवाहित करोगे विद्युत धारा से, इसको जोड़ोगे, कैसे जोड़ते हैं ये भी देख लो, कैसे जोड़ते हैं हम। इधर एक बड़ा चित्र बनाया था, हम एक पात्र लेते हैं, पात्र में जैसे मान लो अपन ने डाला H2O और इसमें साथ में डाल दिया अपन ने H2O के अंदर मिला दिया HCl। ठीक है ना, जल है ये, तो जल में क्या मिला दिया अपन ने, HCl। अब इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लगाते हैं दो इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, प्लस माइनस। ये इलेक्ट्रोड है, मतलब धातुओं के होते हैं ये इलेक्ट्रोड, इनको बैटरी के प्लस टर्मिनल से, तो ये प्लस वाला है एनोड और ये माइनस वाला होता है कैथोड कहलाता है। ठीक है ना, तो जो भी आपके आयन है, जैसे मान लो यहाँ कौन कौन से आयन होंगे, HCl डाला ना, तो H प्लस Cl माइनस, सब क्या होंगे, H प्लस Cl माइनस आयन होंगे यहाँ बहुत सारे, H प्लस Cl माइनस। तो ये जो Cl माइनस है ये जाएगा प्लस वाले की तरफ, और ये जो H प्लस आयन है ये जाएगा माइनस वाले की तरफ। आयनों का प्रवाह स्टार्ट हो गया, इस जो विलयन है, इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझाई गई है कि अम्ल, सभी अम्ल व क्षार के जलीय विलयन, क्योंकि जल में अम्ल व क्षार को डालते ही आयन देने लग जाते हैं। अपन ने कहा था कि अम्ल को जल में डालोगे H प्लस दे देगा, तो आयन दे दिया ना, अम्ल को जैसे जल में डाला H प्लस दे दिया, Cl माइनस हो गया उधर। इधर क्षार को डाला, क्षार OH माइनस देता है, OH माइनस डाला तो इधर Na प्लस भी बन गया। तो सभी अम्ल व क्षार जल में डालते ही आयन देते हैं, इसीलिए सभी अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। आ गई बात समझ में, ये अम्ल व क्षार का अगला गुण आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इसमें और क्या याद रखोगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत के सुचालक होते हैं ना, इसीलिए अम्ल व क्षार जो है ना, इनके जो जलीय विलयन है का उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। आप कहते हो ना कि जो बैटरी है, बैटरी के अंदर एसिड होता है, तो वो एसिड क्या होता है, विद्युत अपघट्य। अम्ल होता है ना, अम्ल का पानी होता है बैटरी के अंदर, जो बैटरी है उसमें एसिड होता है ना, तो क्या है, क्यों डालते हैं एसिड, वो वैद्युत अपघट्य का काम करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का काम करता है। ये होता है, जैसे ये जो विलयन है ना, ये विलयन जो है, जो विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। ऐसा विलयन जो विद्युत का सुचालक होता है उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य। ठीक है ना, तो इसीलिए अम्ल व क्षार के जलीय विलयन का उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, याद रखना। आई बात समझ में, तो ये आपका अम्ल और क्षार का अगला जो गुण है वैद्युत अपघट्य का, वह समाप्त हो गया।
अगला गुण तो बिल्कुल सिंपल है, पुराना वाला गुण है, क्या है कि अम्ल क्षार के साथ मिलकर, या इसी का उल्टा बोले, क्षार अम्ल के साथ मिलकर, दोनों मिलकर अपना जो खुद का जो गुण है, जैसे अम्ल का खुद का अम्लीय होने का गुण है, वो क्षार के साथ मिलकर खो देते हैं, ठीक है ना, और उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया अम्ल व क्षार के मिलने की, अम्ल क्षार के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सिंपल, सिंपल सा गुण है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर और क्षार अम्ल के साथ मिलकर अपना गुण खो देता है और उदासीन हो जाते हैं दोनों। क्या बनाता है? लवण बनाता है, और लवण क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है ना, ना तो अम्लीय प्रकृति का ना क्षारीय प्रकृति का, अपना गुण खो देते हैं। अम्ल में अगर क्षार डालोगे और क्षार में अम्ल डालोगे तो ये अपना गुण खो देंगे और उदासीन हो जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ, पेट में एसिडिटी होती है ना, पेट में गैस बनती है, अपन बोलते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी मतलब पेट में अम्लीयता बढ़ गई आपकी, ठीक है ना। अब अम्लीयता बढ़ गई ना, तो जो आप इनो पीते हो वो इनो वास्तव में क्या होता है? क्षार। क्या होता है वो? क्षार। जो आप गोली खाते हो, एसिडिटी की जो गोली होती है वो वास्तव में क्षार होती है, ठीक है ना। और अम्ल वो क्षार क्यों होती है? क्योंकि ताकि आपके अंदर की जो एसिडिटी है, वो जो अम्लीयता बढ़ गई, क्षार की गोली खाएंगे तो क्षार की गोली के कारण अम्ल का गुण कम हो जाएगा। आई बात समझ में? वो अम्ल के गुण को उदासीन कर देती है, ठीक है। जैसे आपका टूथपेस्ट में नमक है, तो मुंह में क्या होता है? मुंह में जब गंदगी हो जाती है ना, तो मुंह में अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है। अब अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है, पीएच का मान थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए अपन ब्रश करते हैं क्षारीय वाला, क्षारीय दंत मंजन करेंगे, उससे क्या होगा? मुंह की अम्लीयता का जो है कम हो जाएगी, ठीक है ना। मुंह सड़ान मारना बंद कर देते हैं। सुबह सुबह हम जब हमारा मुंह में बदबू आती है तो वो अम्लीयता बढ़ जाती है, इस कारण आती है। इसी जो टूथब्रश करते हैं उससे अम्लीयता खत्म क्यों होती है? क्योंकि अम्ल का प्रभाव खत्म कर देते हैं। इसको पढ़ेंगे अपन आगे, ये भी है आपके टॉपिक में ये उदाहरण। लेकिन अब समझ गए ना आप? अम्ल क्षार के साथ मिलकर अपना गुण खो देते हैं, या क्षार अम्ल के साथ मिलकर अपना गुण खो देते हैं, और इसीलिए उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण खत्म हो चुके हैं। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पीएच, पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम पीएच के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, अगला वीडियो जरूर देखना। और इस बार अपन ने क्या पढ़ा इस वीडियो में? अम्ल व क्षार के जितने भी गुण थे, रासायनिक गुणों के बारे में हमने चर्चा की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा देखो, 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। इतना ज्यादा खोल के बताया है आपको कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। बस ये है कि थोड़ी बहुत जानकारी, जैसा जैसा मैंने बोला है वैसा वैसा आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसका भरपूर लाभ उठा सके, ठीक है। बाय।